Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. लास्ट वीडियो में हमने सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन वो हमने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एलिमेंट के लिए देखा था. आज हम देखेंगे फॉर क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट. मतलब वो कौन सा था, 1D था, और आज जो देखने वाले हैं वो कौन है, 2D है, 2D एलिमेंट है. ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेरेंडिपिटी एलिमेंट. ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ. सेरेंडिपिटी एलिमेंट क्या है? तो एक कोई भी एलिमेंट है, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे चलो क्वाड्रेटिक एलिमेंट ले लो, ट्रायंगुलर एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लो. तो एक एलिमेंट विच हैव नो इंटीरियर नोड्स, मतलब अंदर उसके नोड्स नहीं है, उसके जो कॉर्नर है उस पर रहेंगे या जो साइड्स है उसके ऊपर लोड रहेंगे. जैसे ये देखो आपके, यह एक नोट है, 2 3 4 है, लेकिन ये किधर है, सरफेस पे, बाहर है, अंदर नहीं है. सो एक भी नोड अंदर नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी एलिमेंट. तो सब नोड कहाँ रहते हैं, बाउंड्री पे होते हैं. जो ये बाउंड्री है उस पर नोड रहेंगे, 1 2 3 4, चाहिए तो 5 6 7 8, ऐसे बाउंड्री पे रहेंगे. उसको हम बोलेंगे सेरेंडिपिटी एलिमेंट. ठीक है. नाउ हमें देखना है कि इसके शेप फंक्शन कैसे निकालना है. एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा भी नहीं है. ओके, अब देखते हैं सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसके शेप फंक्शन कैसे निकालेंगे. आपको पता है अभी शेप फंक्शन n1 एट नोड 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा. ओके, शेप फंक्शन का वैल्यू एट गिवन नोड क्या रहता है, 1 रहता है. अगर आपको n1 निकालना है एट नोड 1 तो उसका वैल्यू 1 रहेगा. n1 का वैल्यू एट नोड 2 कितना रहेगा, 0, नोड 3 0, नोड 4 0. सिमिलरली n2 का वैल्यू एट नोड 2 कितना रहेगा, 1, और बाकी के नोड पर 0 रहता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ दिस इज गिवन इन अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यू कैन से ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ये आपका नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. देखो, जब आपने x यूज किया था, x यूज करते थे ग्लोबल में, तो हम नेचुरल में क्या यूज करते थे, जीटा. अभी यहाँ पर x एंड y है, x एंड y आ गया, x1 y1 आ गया, क्योंकि 2D एलिमेंट है, राइट. तो यहाँ पर क्या आ गया, जीटा एंड ईटा. ओके, नीटा नहीं है, ईटा बोलते हैं उसको. ओके, ईटा जीटा. तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो जो वेरिएबल है वो कौन से है, जीटा एंड ईटा. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द शेप फंक्शन और डेरिवेशन ऑफ शेप फंक्शन. ओके, हमें पता है कि ये शेप फंक्शन 1 है. वो क्या होता है, एट नोड 1 1 रहता है, लेकिन बाकी सब नोड के इधर क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है और वो 0 रहता है. ठीक है. सो आई कैन से दैट लेट्स फाइंड n1. ओके, सो n1 वैनिशेस एट, अभी देखता है हम यहाँ पर हम नोड नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइंस कंसिडर करेंगे. जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. तो मैं बोल सकता हूँ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये 4 लाइन्स है. अभी ये नोड 1 है, वो इस लाइन पे आ रहा है, ए बी पर, और सी डी पर भी है. लाइक ये नोड 1 है, वो ए बी लाइन पर है, सी डी लाइन पर है. मतलब हमें इन लाइन पर इस नोड का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन इस लाइन पर तो वो नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा. यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. तो नाउ वी डोंट कंसिडर अ नोड, वी विल कंसिडर अ लाइन्स. 2D एलिमेंट में हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइन. 1D में क्या कंसिडर किया था, पॉइंट कंसिडर किया था हमने. सो n1 वैनिशेस एट लाइन, ये कौन सी लाइन है, BC, एंड ये कौन सी लाइन है, तो CD. सो n1 क्या करता है, वैनिश हो जाता है 2 लाइन के ऊपर. तो वो कौन से लाइन पर है, AB एंड AD पर है, लेकिन ये 2 लाइन पर वो नहीं है. तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या रहेगा, फॉर दिस लाइन और फॉर दिस लाइन n1 का वैल्यू 0 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन BC. सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ओके, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या हो जाएगा, 0.
ओके, सो यहाँ का इक्वेशन क्या आएगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो जीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या रहता है जीटा का 0, ये जो लाइन है जीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, ईटा का वैल्यू का हो जाएगा 0, यहाँ से यहाँ जाओगे तो जीटा का वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ से इधर आओगे तो यहाँ जीटा का वैल्यू क्या होगा -1। सो देखो मैंने ये कोऑर्डिनेट है ABCD जो यहाँ पर x1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 दिए थे, वहाँ पर मैंने कैसे लिख दिए, चलो मुझे ये पॉइंट निकालना है और चलो ये पॉइंट निकालना है, तो ये इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और यहाँ ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर ये +1 हो गया, तो जीटा कितना वैल्यू क्या हो गई 1, दिस इज सी, एंड ईटा की वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर वैल्यू -1 हो जाएगी। सो पॉइंट बी के लिए क्या आएगा, ईटा 1 है एंड ईटा जीटा 1 है एंड ईटा -1 है, तो 1 -1, यहाँ पर दोनों -1 है तो जीटा भी -1 ईटा भी -1, यहाँ पर जीटा का वैल्यू -1 है एंड ईटा का वैल्यू +1 है, तो -1 आ गया। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या आ जाएगा, तो जीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या आ जाएगा, जीटा आप चाहिए तो y इज इक्वल टू mx+c वहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, जब लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना होता है, ओके, तो अगर वो लाइन स्ट्रेट है ऐसे और हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, तो आपको देखना है वो कौन से एक्सिस को ये करे बाइसेक्ट कर रही है, तो अभी ये जीटा एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, तो जीटा की जो वैल्यू होगी बाइसेक्शन के इधर वो उसका इक्वेशन हो जाएगा, जीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन CD दैट इज, अभी CD का इक्वेशन क्या हो गया, वो ईटा को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 1, सो ईटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ईटा -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ईटा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका एक फंक्शन मिल जाएगा, लेट n1 इज इक्वल टू कोई तो कांस्टेंट c, ओके, कोई तो कांस्टेंट ले लिया मैंने c, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, सॉरी ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 1 है और जीटा इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 - जीटा इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - जीटा इज इक्वल टू 0, और इसको मैं 1 - ईटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। ये ईटा इधर गया माइनस हो गया, 1 इधर गया पॉजिटिव हो गया, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 1 - ईटा एंड 1 - जीटा। तो मैं यहाँ पर ये नीचे वाले दोनों यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा n1 का, लाइक n1 शेप फंक्शन एट नोड 1, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, दैट कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, सो एट नोड 1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ n1, नोड 1 की इधर वैल्यू क्या रहती है, n1 की 1 रहेगी। जीटा की वैल्यू कितनी है -1, ईटा की वैल्यू कितनी है -1, डाल दो यहाँ पर, n1 1 बन गया, c वैसे ही रहेगा 1 - -1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 1 - -1 अगेन, तो ये आ जाएगा आपको c इंटू ब्रैकेट, ये 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा, तो आपको 2 × 2 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। तो c का वैल्यू क्या मिल गया 1/4। सो आप ये यहाँ पर डाल दो तो आपको n1 का वैल्यू मिलेगा 1/4, 1 - जीटा 1 - ईटा, ठीक है। सो यहाँ ऐसे आपको चारों शेप फंक्शन निकालने हैं, n2 n3 n4 सब निकालने हैं। आप अगर मैं जस्ट लिख देता हूँ, सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो n2 इज इक्वल टू 1/4 1 + जीटा एंड 1 - ईटा, n3 इज इक्वल टू 1/4 1 + जीटा 1 + ईटा, and 4 is equal to 1/4 1 plus, sorry 1 minus चाहिए इधर, 1 minus zeta and 1 plus eta। ओके, सो ये आपको ऐसे 4 फंक्शन मिल जाएंगे। सो n1 n2 n3 n4 इन ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, इन नेचुरल कोऑर्डिनेट। देखना आपको ये ध्यान में रखनी है, दिस आर इन नेचुरल कोऑर्डिनेट्स। ओके, हमने इसके जो
ग्लोबल कोऑर्डिनेट है उसमें भी n1 इंटू n3 n4 की वैल्यू देखे है फॉर क्वाड्रेटिक एलिमेंट। ये कौन सा है, सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट है और वी आर यूजिंग इट फॉर नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ यूज़ नहीं होता, वहाँ भी आप यूज़ करके वहाँ भी आपको एक्स एंड वाई के टर्म में आप निकाल सकते हो n1 इंटू n3 n4 यूजिंग सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ये आपके 4 फंक्शन हो गए। आपको ध्यान में रखने हैं ये चारों वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ इस पर हम सम लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 4 वैल्यू आपको क्यों ध्यान में रखने हैं। ध्यान में रखो, ये पहला n1 के लिए दोनों माइनस होते हैं, बाकी 1/4 सेम ही है। ये जीटा 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 ईटा 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 सेम है, आपको ध्यान में रखना है माइनस माइनस है। बाद में ये पहला प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा, बाद में ये प्लस तो हो गया है, अभी ये प्लस हो जाएगा तो दोनों प्लस हो गए। अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया। मैं आपको क्या करना है, इधर प्लस करना है, बाद में थर्ड में दोनों प्लस करना है, फोर्थ में जब आप 2 नेगेटिव थे तो आप क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया पहला, तो यहाँ पर अब 2 गुण पॉजिटिव हो गया है तो पॉजिटिव को क्या करोगे, नेगेटिव। तो आपको ऐसे ये चारों भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अभी हम एक सम देखते हैं। देखो ये 4th यूनिट एंड 5th यूनिट है, मैं कुछ ऐसे अलग पढ़ाने नहीं वाला। 4th यूनिट एंड 5th यूनिट दोनों भी 2 डायमेंशन के ही है, तो ओके एक वेक्टर है। ओके सो ये दोनों भी मैं एक ही साथ पढ़ाने वाला हूँ, एक ही इसमें कवर हो जाएंगे, ऐसे कुछ अलग पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स गो टू द सम। ओके सो ये सम है फॉर एन आइसोपैरामेट्रिक कोऑर्डिनेटर एलिमेंट। ये आइसोपैरामेट्रिक एंड ऑल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा बाद में हम लेंगे टॉपिक। कोऑर्डिनेटर एलिमेंट शोन इन द फिगर बिलो, डिटरमाइन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब एक्स एंड वाई पूछे हैं। ओके ग्लोबल पूछा है, विच हैज़ अ लोकल कोऑर्डिनेट। लोकल कोऑर्डिनेट ईटा एंड जीटा एंड ईटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। सो इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओके ये 10 मार्क के लिए पूछा गया है, इतना इजी सम। देखो हमारे पास जीटा का वैल्यू है, ईटा का वैल्यू है, राइट। दोनों भी जीटा ईटा है, हम n1 n2 n3 n4 निकाल सकते हैं, राइट। लेट्स फाइंड। सो व्हाट इज n1? n1 क्या रहेगा, सो 1/4 1 माइन, हमें पहला क्या रहता है, दोनों भी नेगेटिव, राइट। सो 1/4 जीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0.9125 एंड ईटा का वैल्यू कितना दिया है, 0.2106। ध्यान में रखो ये जीटा एंड ईटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं जाता, 1 से अंदर ही है, इसका भी 1 के अंदर ही है, हमेशा 1 के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा समथिंग 0.01727। अभी आप n2 निकालो, 1/4 क्या बोला था, इधर पहला पॉजिटिव करना है, बाद में ये नेगेटिव वैसे ही रखना है। सो 1/4 1 प्लस 0.9125 एंड 1 माइनस 0.2106। तो n2 आपको मिल जाएगा 0.3774। अभी n3 फाइंड करते हैं, क्या वो ये पॉजिटिव है तो अभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों भी पॉजिटिव। ओके सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, आपने जो कैल्सी में टाइप किया है वो वैसे ही रखना है, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। यहाँ से आपको n3 मिल जाएगा समथिंग 0.5788। n4 निकालो, 1/4 अभी क्या हो गया, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आएगा। सो 1/4 1 प्लस 0.9125 1, सॉरी ये माइनस है, एंड 1 प्लस 0.2106। तो ये n4 आपको कुछ तो 0.0265 आएगा। तो यहाँ पर आपको n1 n2 n3 n4 के वैल्यू मिल गए हैं, आपको क्रॉस चेक करना है तो चारों का समीशन कर दो। चारों का समीशन हमेशा क्या होता है, 1। हाँ आप जितने भी आपके शेप फंक्शन है एलिमेंट के, उतने सब का जब आप एडिशन करोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा ना। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, तो x एट पॉइंट p इज इक्वल टू व्हाट, तो x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 प्लस x4 n4। ये फॉर्मूला आपने देखा है, हमने जब 2D एलिमेंट क्वाड्रेटिक एलिमेंट के लिए सम सॉल्व किए हैं उसमें हमने ये फॉर्मूला देखा है। जैसे हमें टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एट पॉइंट P इज इक्वल टू T1 n1 T2 n2 T3 n3 प्लस T4 n4। वैसे ही हम
जो ही आपको अगर कोई भी पॉइंट P है इसके बीच में और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, आपके पास n1 n2 n3 शेप फंक्शन के वैल्यू पता है तो आप उससे फाइंड कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द xp, x1 कितना है तो 3 इंटू n1 कितना आया है 0.01727, राइट, प्लस x2 का वैल्यू देखो अब कितना है, एडजस्ट करता हूँ ज़रा, x2 का वैल्यू कितना है 6, सो 6 इंटू 0.3774 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, ये थर्ड पॉइंट है तो 8 इंटू 0.5788 प्लस x4 का वैल्यू कितना है तो 2 इंटू 0.0265। तो यहाँ से आपको जस्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको जो xp है उसका वैल्यू मिल जाएगा। आपको xp का वैल्यू कुछ तो 6.99 मिलेगा, मैं जस्ट 7 लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपको yp फाइंड करना है, तो आपको क्या आएगा, आप y1 n1 प्लस y2 n2 प्लस y3 n3 प्लस y4 n4, ठीक है। सो अभी देखते हैं y1 कितना है, तो y1 है 1, सो 1 इंटू n1 कितना मिला है 0.1727 प्लस y2 कितना है तो 1 अगेन 1 इंटू 0.3774 प्लस ओके बराबर है y3 कितना है तो 6 इंटू 0.5788 प्लस ये कितना है 5 है y4 5 इंटू 0.0265, यहाँ से आपको yp मिल जाएगा समथिंग 3.999, सो 4। सो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 7 and 4। आपका जो कार्टेशियन पॉइंट P का रहेगा समथिंग 7 4 पर रहेगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक दो सम देख लेंगे इसी क्वाड्रेटिक एलिमेंट सेरेंडिपिटी कॉन्सेप्ट यूजिंग नेचुरल कोऑर्डिनेट्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।